हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको कक्षा 12 की आरोह पुस्तक से काव्य खंड का जो दूसरी कविता थी हमारी पतंग, उसके प्रश्नोत्तर हम आपको कराएंगे। और इसकी जो व्याख्या है इस कविता का वो हमने अपनी पिछली वीडियो में कर दिया है, तो आप उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो वहाँ से वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। अर्थात प्रश्न यहाँ पे यह है कि सबसे तेज बौछारें गई और भादो गया के बाद जो परिवर्तन इस कविता में दिखाए गए हैं उनका वर्णन हमें अपने शब्दों में करना है। ठीक है, अगर आपने इसकी व्याख्या अच्छी तरीके से समझ लिए तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके उत्तर को। सावन और भादों का महीना बीतने के साथ ही तेज बारिश का मौसम भी बीत जाता है। चूँकि सावन भादों के महीनों में आसमान पर अधिकतर बादल छाए रहते हैं, इसलिए सूरज की किरणें धरती पर कम ही पड़ती है। जैसे कि जब सावन का मौसम होता है तो या भादों का महीना जब बीतने वाला होता है तो जब तेज़ बारिश होती है तो तेज़ बारिश जब भादों ख़त्म हो जाता है तो बारिश की संभावना जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। और जब बारिश होती है तो उस समय आसमान में काले काले बादल छाए रहते हैं, तो दिन का भी वहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है तो आकाश में सूरज की लालिमा खरगोश की आंखों की भांति लाल दिखाई पड़ती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब शरद ऋतु का मौसम आ जाता है तो जब सुबह होती है तो सुबह के समय सूरज दिखाई देता है और वो कैसा होता है, वो लाल लालिमा लिए हुए होता है। जैसे खरगोश की आंखें लाल होती है उस तरीके से सूरज लालिमा लिए हुए होता है। फिर आसमान एकदम साफ, स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। हल्की हल्की ठंड भी शुरू होने लगती है, जिससे बड़ों व बच्चों के दिल उत्साह व उमंग से भर जाते हैं। और क्या होता है, हल्की हल्की ठंड भी शुरू होने लगती है और आसमान एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, जिससे कि बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चे अपनी रंग बिरंगी पतंगों को लेकर के अपने अपने घरों की छतों पे पहुंच जाते हैं और इधर से उधर दौड़ते भागते चीखते चिल्लाते सीटियां बजाते हुए बच्चे अपने पतंगों को आसमान में दूर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। तो इसका उत्तर देखते हैं। पतंग बनाने के लिए सबसे पतला रंगीन कागज़, बांस की लकड़ी से बनी सबसे पतली कमानी का प्रयोग किया जाता है ताकि वो आसमान में अधिक ऊंचाई तक आसानी से उड़ सके। इसलिए पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। इनका प्रयोग क्यों किया गया है यहाँ पे, क्योंकि जो सबसे पतला कागज़ होता है और सबसे पतली कमानी होती है, इन्हीं के द्वारा पतंग आसमान में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ पाती है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। बिंब स्पष्ट करें। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है यहाँ पे कविता का कुछ अंश, तो इसमें हमको बिंब स्पष्ट करने हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अर्थात जो तेज़ बरसात थी वो और भादों का जो महीना था वो समाप्त हो गया है और अब एक नया सवेरा हुआ है। अर्थात अब शरद ऋतु का आगमन हो गया है और शरद ऋतु में जो सुबह होती है वो खरगोश की आंखों जैसी लाल होती है। और शरद ऋतु कैसे आ रही है, अपनी नई चमकीली साइकिल पर आ रही है और घंटी बजाते हुए बच्चों को अपने चमकीले इशारों से कह रही है कि अब मौसम साफ़ सुथरा हो गया है, तो अब आप यहाँ पे आसानी से पतंग उड़ा सकते हैं। और आकाश भी बच्चों को देखकर
बहुत मुलायम हो गया है कि क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं तो इसलिए आकाश भी बहुत ज़्यादा मुलायम हो गया है। तो ये तो इसकी व्याख्या थी। अब हमें इसमें बिंब स्पष्ट करने हैं, तो देखते हैं इसका उत्तर। कविता में निम्न दृश्य बिंबों का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले है नंबर 1 तेज बौछारें। तेज बौछारें में क्या है, गतिशील दृश्य बिंब, यानी कि तेज बौछारें जब होती है तो उसमें क्या होता है, कोई चीज़ गतिशील है, तो यहाँ पे क्या हुआ, गतिशील दृश्य बिंब। फिर दूसरा है सवेरा हुआ। सवेरा हुआ क्या है, स्थिर दृश्य बिंब। स्थिर क्यों है, क्योंकि सवेरा हर रोज़ होता है तो वो क्या है, स्थिर है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, अब यहाँ पे भी स्थिर दृश्य बिंब है। फिर है पुलों को पार करते हुए, इसमें भी गतिशील दृश्य बिंब है। और अब है 5वां अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, इसमें क्या है, गतिशील दृश्य बिंब है इसमें। फिर 6 पे है घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, इसमें है श्रव्य बिंब, क्योंकि श्रव्य का अर्थ होता है सुनना, तो यहाँ पे श्रव्य बिंब है, क्योंकि जब घंटी बजती है तो उसमें से ध्वनि निकलती है तो क्या हो रहा है, हमें सुनाई दे रही है, तो इसलिए वो क्या हो गई, श्रव्य बिंब है यहाँ पे। फिर है 7वां चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यहाँ पे है गतिशील दृश्य बिंब। 8वां है आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, इसमें है स्पर्श दृश्य बिंब। 9th है इसमें पतंग ऊपर उठ सके, इसमें है गतिशील दृश्य बिंब। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अनेक प्रकार के बिंब देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही मानवीय तरीके से पतंग का मानवीकरण किया गया है, शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। उपरोक्त पंक्ति में कवि पतंग उड़ाते बच्चों को दौड़ना, भागना और खुशी से उछलना देखकर उनकी तुलना कपास के साथ करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कपास मुलायम, शुद्ध और सफ़ेद होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चों का मन व भावनाएं भी स्वच्छ, कोमल और पवित्र होती है। अर्थात बच्चे जन्म से ही अपने साथ निर्मलता, कोमलता लेकर आते हैं और उनके मन में किसी के लिए भी राग द्वेष की भावना नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से 4th क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हुआ। इसका उत्तर हमने आपको बता दिया है। इसमें बच्चों की जो तुलना की गई है वो कपास से की गई है, क्योंकि कपास बहुत ही मुलायम वस्तु होती है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं। उनका जो हृदय होता है वो बहुत ही निर्मल होता है, उनमें किसी के लिए भी कोई भी राग द्वेष नहीं होता है और वो सबके लिए अपने मन में प्रेम ही बनाए रखते हैं। ठीक है, आप 5वां प्रश्न देखते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। इसका उत्तर है बच्चों और पतंगों का बहुत ही गहरा नाता होता है। बच्चे पतंग उड़ाने में इतना मस्त रहते हैं कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया का ध्यान ही नहीं रहता है। वो आसमान में उड़ती अपनी पतंग को देखकर एक अजीब सी खुशी का अनुभव करते हैं। उस वक्त उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ वो भी अपनी कल्पनाओं, भावनाओं और खुशी के सहारे उड़ रहे हो। अर्थात जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो पतंग उड़ाने में इतने मस्त रहते हैं कि उन्हें अपनी भी सुध बुध नहीं रहती है, उन्हें अपनी भूख प्यास वो सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ अपना ध्यान पतंग पर ही केंद्रित करके रखते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बच्चे भी पतंग के साथ आसमान में उड़ रहे हैं। अब 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें 6ठे प्रश्न में सबसे पहले है अ प्रश्न है, जो छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो इससे प्रश्न है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है बच्चे जब बेसुध होकर पतंग के पीछे भागते हैं तो उनकी आंखें आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ती उस पतंग पर ही टिकी रहती है और जिस दिशा में पतंग उड़ती है बच्चे भी उसी दिशा की ओर दौड़ने भागने लगते हैं। और उस समय उनके तेज दौड़ने भागने से उनके जो पदचाप से होने वाली आवाज़ ऐसे प्रतीत होती है जैसे सभी दिशाओं में मृदंग यानी क्या होता है, ढोलक के जैसा दिखने वाला यंत्र होता है। तो
ऐसा लगता है जैसे सभी दिशाओं से मृदंग की आवाज़ आ रही हो, यानी कि मृदंग चारों दिशाओं से बज रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे दौड़ते हैं तो उनके दौड़ने की आवाज़ से ऐसा लगता है कि कोई मृदंग बजा रहा है। अब है 6 प्रश्न का ही दूसरा इसमें पूछा गया है प्रश्न। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? अब इसका उत्तर हमें खुद से लिखना है कि जैसे आपने पहले पतंग उड़ाई होगी अपने बचपन में, तो आपको छत कैसी लगती थी और अब आपको छत कैसे लगती है। आसमान में उड़ती पतंग के साथ साथ इधर उधर दौड़ते भागते हुए ज़मीन की कठोरता का आभास ही नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त हमारा सारा ध्यान पतंग पर ही एकाग्र हो जाता है। हमें अपनी पतंग के सिवाय कुछ और दिखाई ही नहीं देता और ना ही कोई पीड़ा का अनुभव होता है, इसलिए हमें छत की कठोरता का अनुभव भी नहीं होता है। अब है इसमें ब। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। क्योंकि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो कभी अगर गिर जाते हैं तो उनको चोट नहीं लगती है पतंग उड़ाते वक्त, तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमें चोट नहीं लगी, और वो फिर सूरज के पास भी पहुंचना चाहते हैं। अब इसी से प्रश्न बना है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो इसका उत्तर है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद व्यक्ति के अंदर का जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है और उसके आत्मविश्वास में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। फिर व्यक्ति दुनिया की चुनौतियों का सामना दुगने उत्साह, साहस व निडरता के साथ करने लगता है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद मैं दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को आत्मविश्वास व साहस से भरा हुआ महसूस करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई खतरनाक चुनौती होती है और हम उसको पार कर लेते हैं बिना किसी समस्या के, और आसानी से हमें वो चुनौती हम उसको पार कर लेते हैं, तो हमारा जो आत्मविश्वास है और साहस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम इससे भी खतरनाक परिस्थितियों को झेल सकते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से आपका जो सेकंड ये कविता थी आपकी पतंग काव्य खंड से, वो समाप्त होती है। और आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसके प्रश्न उत्तर, और आप इसको ध्यान से समझिए और आसानी से आप इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और अब हम अपने आगे जो वीडियो लाएंगे उसमें इससे अगला चैप्टर लाएंगे, तो आप इतना इसको समझिए और ध्यान से पढ़िए और घर में रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।